हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। लक्ष्य तक आपके साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज फिर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं 1 जुलाई 2022 का करंट अफेयर्स। बस इसे कंटिन्यू देखते रहिएगा और आगामी जो परीक्षाएं होने वाली हैं उसमें 100% आपको यहाँ से बेनिफिट होगा ही होगा। तो बस क्या करना है, ऑनेस्टली आपको ये लेक्चर देखते रहना है। तो आपके जो आर ओ हो या पेट एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, आपके लिए करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से 100% मिलेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपको, हाँ, एक दो क्वेश्चन तो अपवाद में आ जाते हैं जो कि उसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। बाकी मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको लेक्चर से 100% मिलेंगे। तो चलिए, आपका मतलब कोई भी स्किप नहीं होने पाएगा, ये गारंटी ले रहे हैं। तो बस आप लगे रहिए ईमानदारी के साथ, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जिसने भी अभी टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन नहीं किया है, जा करके ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। जैसे हमारे इंस्टाग्राम से हमसे कनेक्ट होना, वो भी जा करके कनेक्ट हो सकता है। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले जो आज का मोटिवेशन लाइन है वो देख लेते हैं क्या कहता है, जो आपको एनर्जेटिक बनाने में आपकी हेल्प करेगा। क्या कह रहा है, लोगों को अपने सपने बताएं नहीं, बस उन्हें क्या करें, पूरा करके दिखाएं। क्योंकि लोग क्या करते हैं, सुनना कम पसंद करते हैं और देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। करेक्ट लिखा है। सपने बताने से क्या हो जाता है, मजाक ही बनता है। सो बेटर है किसी को मत बताओ, साइलेंटली आराम से बस अपना करते रहो। क्योंकि जब क्या होगा, कामयाबी मिलेगी तो शोर तो हो ही जाएगा। तो इसीलिए क्या करिए, किसी को बताइए नहीं। बस चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज की मोटिवेशन लाइन हो गई। 1 मिनट, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर भारत और पाकिस्तान के बीच स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक आयोजित की गई है। क्या कह रहा है, कहाँ पर भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक आयोजित की गई। कहाँ की गई है, तो नई दिल्ली में आयोजित की गई है। ये जो स्थायी सिंधु आयोग है, ये आपका क्या हुआ था, इस आयोग की स्थापना 1960 में की गई थी। कब की गई थी, 1960 में की गई थी। किसके तहत की गई थी, सिंधु जल संधि के तहत की गई थी। किस नदी के तहत, सिंधु नदी। तो सिंधु नदी जो सिंधु जल है उस संधि के तहत की गई थी। और इसमें जो भारतीय पक्ष का देखा जाए तो नेतृत्व कौन कर रहे थे, उनका नाम है प्रदीप कुमार सक्सेना। और पाकिस्तान की ओर से कौन कर रहे हैं, उनका नाम है सैयद मोहम्मद मेहर अली शाह कर रहे हैं। ठीक है, तो आप अपनी साइड का देखिए, प्रदीप कुमार सक्सेना कर रहे हैं। और ये जो आयोग है, और इसमें क्या होता है कि कम से कम 1 साल में क्या करना है, इनको 1 साल में कम से कम एक बार मिलने का ये जो संधि है, सिंधु जल संधि जो है, मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, सिंधु जल संधि, ये जो संधि है, यहाँ से क्वेश्चन कई बार यूपीएससी में पूछा है, यूपीएससी पीसीएस, इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। सिंधु जल संधि जो है, यहाँ से क्या किया है, यहाँ पर दोनों आयुक्त जो होंगे उनको वर्ष में कम से कम एक बार मिलने का ये क्या करती है, वारंट देती है। लेकिन क्या हुआ, पिछले साल अभी दिल्ली में नहीं हो पाया बैठक, किसके कारण, वही कोविड के कारण नहीं हो पाया, रद्द कर दिया गया। तो इसके पहले देखा जाए तो 2018 में कहाँ पर हुआ था, लाहौर में हुआ था। तो बारी बारी से पाकिस्तान भारत में होता रहता, तो लास्ट टाइम लाहौर में हुआ था, इस बार कहाँ हुआ है, आपका नई दिल्ली में हुआ है। ये इतना क्लियर हो गया होगा। और उस समय जब ये हस्ताक्षर हुए थे तो उस समय जवाहरलाल नेहरू जी थे अपने प्रधानमंत्री, और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अयूब खान, इन दोनों के बीच में इस सिंधु जल संधि के तहत क्या हुआ था, हस्ताक्षर किया गया था। और इसमें ये किया गया कि दोनों देशों के बीच नदी का जो उपयोग होगा उस संबंध में सहयोग और सूचना आदान प्रदान करने के लिए ये किया गया था। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजनाएं आपको पता ही है कितना इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी इम्पोर्टेंट उसमें रखिए। और चलिए देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की वार्षिक प्रीमियम राशि क्रमशः है, अभी बढ़ा दी गई है। कितनी कर दी गई है, 436 रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति में कर दी गई है, और सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपये कर दी गई है। पहले ये 330 रुपये थी, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पहले 330 रुपये थी, इसको बढ़ा करके अब 436 कर दिया गया है। ठीक है, कितना कर दिया गया, 436। और इसमें इसको बढ़ा करके पहले 12 रुपये सालाना था, अब इसको बढ़ा करके 20 कर दिया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही
इम्पॉर्टेंट है मोदी जी का क्या लक्ष्य है, यही है कि अगले जो 5 वर्ष हैं उसमें हम ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, इसके तहत कवरेज जो होगा वो 6.4 करोड़ से बढ़ा करके 15 करोड़ कर देंगे। और जो ये क्या नाम है सुरक्षा बीमा योजना है, इसके तहत 22 करोड़ से क्या कर दिया जाएगा, 37 करोड़ करने का उनका लक्ष्य है। अगर बात करें प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना की, तो इसकी जो पात्रता है वो 1850 वर्ष के लोगों के लिए है। और ये सुरक्षा बीमा योजना 18 से 70, तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट। और हाँ, एक चीज़ और इसमें ध्यान रखिएगा, ये जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है, इसके लिए किसी मेडिकल मतलब बीमा अगर आपको लेना है तो इसके लिए मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं होती। इसमें शामिल होने के लिए आपका बैंक अकाउंट होना जरूरी है। और बीमा की अवधि के दौरान अगर किसी सदस्य की डेथ हो जाती है तो क्या करना है, 2 लाख रुपए की राशि उसके परिजनों को नॉमिनी के रूप में दी जाएगी। ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ का कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है, तो अनिल खन्ना को नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप लोग इमेज में देख सकते हैं, यही है जिन्हें नियुक्त किया गया है। इसके पहले क्या नाम था, नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे, ठीक है। तो इनको क्या किया गया कि जो यहाँ के अध्यक्ष थे वो तो अपना कार्यकाल, वो ये आदेश दिया गया कि वो अपना कार्यकाल अब जारी नहीं रख सकते हैं। तो अब उनके स्थान पर क्या किया गया कि अनिल खन्ना को किया गया। और नरेंद्र जो बत्रा थे उनको दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा अवमानना की कार्यवाही में क्या किया गया था, इनका जो अध्यक्ष था उसको समाप्त करने का आदेश दिया था, अध्यक्ष पद समाप्त करने का आदेश दिया था अवमानना की कार्यवाही में। तो 1 महीने बाद इन्हें ये पद छोड़ने के लिए कहा गया था। तो हाँ, बाद में अब ये क्या बनेंगे, कौन बनेगा, अनिल खन्ना बनने वाले। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके पहले कौन था, नरेंद्र बत्रा, और ये अब आ जाएंगे अनिल खन्ना। चलते हैं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है बट कोई नहीं, बहुत ही अच्छे से क्लियर करते हैं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको यूपीएससी में ये देखने को जरूर मिलेगा। चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है G7। 26 से 27 जून 2022 को G7 के 48 शिखर सम्मेलन का आयोजन ब्रिटेन में किया गया। फिर क्या कह रहा है, G7 एक अंतर सरकारी संगठन है। चलिए मान लेते हैं एक अंतर सरकारी संगठन है। तीसरा क्या कह रहा है, इसका गठन 1948 में किया गया। अब हमको फाइंड आउट करना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। अब ऑप्शन तो मैंने नहीं दिया कौन कौन सा सही है, बस आपको देखना है। तो आपको पता होगा तो आप तुरंत इसको लगा देंगे। इसमें ये जो किया गया है कि जो बैठक की गई है वो ब्रिटेन में तो की नहीं गई है, पहली बात है। ये कहाँ की गई, जर्मनी में की गई है। इस हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ 7 जो एक अंतर सरकारी संगठन है, तो बिल्कुल ये आपका क्या है, 100% राइट है। थर्ड क्या कह रहा है, इसका गठन 1948 में किया गया था। तो क्या आपको लगता है कि इसका गठन 1948 में किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सो कौन सा स्टेटमेंट सही है, बी स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि इसकी जो स्थापना हुई थी G7 की, ये 1975 में हुई थी। कब हुई थी, 1975 में हुई थी। और G7 में बस आपको ध्यान रखना है G7 में है कौन से, तो कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूनाइटेड किंगडम है और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। ये आपको ध्यान रखना। और इस वर्ष कौन अध्यक्षता कर रहा है, जर्मनी अध्यक्षता कर रहा है। बस इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में कौन सा भारतीय संस्थान क्या है, शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा रहा है, इसमें पूछा है कि भारतीय संस्थान पूछा है, ओवरऑल नहीं पूछा है, भारतीय संस्थान पूछा है। तो वो कौन सा है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो कि बेंगलुरु, ये क्या है, टॉप पर है। तो इसमें अगर देखा जाए इस बार जो है भारत तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। टाइम्स हायर जो आपका एजुकेशन, एक मिनट, ये जो आपका लिखा टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, इस रैंकिंग में भारत जो है ये तीसरा सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। और इसमें भारत के टोटल कितने संस्थान, 71 संस्थान क्या हैं इस बार शामिल हैं। टोटल अगर देखा जाए तो 616 विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में शामिल हैं। और कितने देश के, 31 देश के 616, जिसमें से भारत का ही कितने हैं, 71 इसमें शामिल हैं। ठीक है, पिछले साल 62 थे, इस बार 71 शामिल हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है ये टॉप में है, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर देखें ओवरऑल में टॉप पर कौन है, तो सिंधुआ विश्वविद्यालय चाइना का है। सिंधुआ विश्वविद्यालय
ठीक है, ये आपका चीन का है, ये आपका टॉप पर है, ये आपको देखना है। तो टॉप 100 में भारत के कितने हैं, 4 देश हैं, सॉरी टॉप 100 में भारत के 4 जो हैं ये संस्थान शामिल हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे, चलते हैं अब हम लोग। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट, नियुक्तियों से हमेशा क्वेश्चन पूछता है कि कथनों पर विचार करना है। चलिए विचार करते हैं। हाल ही में संगीता सिंह को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। नियुक्त तो किया गया है, लेकिन संगीता सिंह को नियुक्त नहीं किया गया। अगर संगीता सिंह को नहीं नियुक्त किया गया है तो फिर किसे किया गया है, तो उनको किया, इनका नाम है नितिन गुप्ता। क्या नाम है उनका, नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का क्या किया गया है, नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का क्या है, एक हिस्सा है, तो ये तो गलत कर दिया गया। और ये क्या है, सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है, ये 100% राइट है। नेक्स्ट क्या कह रहा है लाइन, सीबीडीटी को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है, तो ये भी आपका सही है। तो बी एंड सी स्टेटमेंट आपका क्या है, राइट है, और ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ये जो है सीबीडीटी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग का क्या है, हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो कहाँ किया गया है, ये बेंगलुरु में किया है। हाल ही में डेयरी और पशुपालन मंत्रालय ने कहाँ पर वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, तो कहाँ पर किया गया है, ये बेंगलुरु में किया गया। और किस मंत्रालय के द्वारा, डेयरी और पशुपालन लिखा ही है, डेयरी और सहकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके सहयोग से लॉन्च किया गया, ये भी देख लेते हैं। बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, उनके सहयोग से ये लॉन्च किया गया है। और क्या ये पहला है, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये जो वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है, इसके पहले उत्तराखंड में ये स्टार्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में पहले से ये प्रोजेक्ट क्या है, चलाई जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है, नस्ल सुधार है। इसका उद्देश्य क्या है, नस्ल सुधार है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 28 से 29 जून 2022 को कहाँ पर जीएसटी परिषद की 47वीं बैठक, उसकी 48वीं बैठक थी जीएसटी 7 की, और जीएसटी की 47 है, ये पूरा ध्यान रखना है। और कहाँ पर किया गया, ये चंडीगढ़ में किया गया। चंडीगढ़, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, वित्त मंत्री ने किया, क्योंकि जीएसटी के जो अध्यक्ष होते हैं जीएसटी काउंसिल के, वो वित्त मंत्री ही होते हैं। और वित्त मंत्री कौन है इस समय, निर्मला सीतारमण। तो अध्यक्षता किसने की है जीएसटी परिषद की इस बार की 47वीं की, तो यही करेंगे, ठीक है। और इसका काम क्या है, कर निर्धारण का काम है। क्या काम है इसका, कर निर्धारण का काम है, कर निर्धारण का काम है। क्लियर है। अभी इसमें ये इस बैठक में बात ये हुई कि जो ऑनलाइन गेम्स हैं, कैसिनो है, इस पर ये हुआ था कि 28% की जीएसटी लगाई जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, इस बैठक में ये कहा गया, इस बात पर, इस मतलब जो 28% जीएसटी लगाए जाने की बात की गई, तो इस बैठक में ये कहा गया कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा, दोबारा विचार किया जाएगा। तो इस पर पुनर्विचार, यही बात इसमें उठी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर बात करें जीएसटी की, तो जीएसटी की जो स्थापना हुई थी वो 1 जुलाई 2017 से हुई थी, 1 जुलाई 2017 से हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है, समवर्ती सूची पर लगने वाला एक क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। और इसको 101 संशोधन के थ्रू ये किया गया था। क्लियर है। और किस आर्टिकल में आता है जीएसटी, 246 के ए में आता है। 246 के ए में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 246 के ए में जीएसटी आता है। अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें, जीएसटी परिषद की बात करें, तो ये जो है आपका किस आर्टिकल में आता है, 279 के ये ए में। अगर जीएसटी की खाली बात करें तो वो 246 के ए में आता है। और अगर जीएसटी काउंसिल की बात करें तो 279 ए में आता है। ये दोनों आपको ध्यान रखना है। जीएसटी काउंसिल के जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, वित्त मंत्री होते हैं। तो ये सारे फैक्ट याद रखिएगा, यहाँ से आपके कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। और हाँ, अगर चंडीगढ़ आया तो आप यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है कि मिस यूनिवर्स जो बनी थी इस बार, कौन बनी थी, हरनाज संधू बनी थी, वो कहाँ की थी, यहीं चंडीगढ़ की ही थी। और वो मिस यूनिवर्स का जो आयोजन किया गया था वो कहाँ, इजराइल में 70 नंबर की थी, वो आयोजन की गई थी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन हम लोगों के एग्जाम में क्या था, पूछा हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन एंड प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया, संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया, संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया। किसके स्थान पर किया गया, मनोज जैन के स्थान पर, मनोज जैन के स्थान पर संदीप कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। इतना क्लियर हो गया होगा। अगर बात करें गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जिसको शॉर्ट फॉर्म में गेल कहते हैं, तो गेल जो है भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है, जिसके पास अगर देखा जाए 14,502 किलोमीटर गैस पाइपलाइन नेटवर्क है,
ठीक है, और 206 मिलियन मानक क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की क्षमता है। तो इतना ये आपको नहीं याद रखना, बस ये ध्यान रखिए कि भारत की सबसे बड़ी गैस ट्रांसमिशन और गैस मार्केटिंग कंपनी है, इतना आपको ध्यान रखिएगा। ये जो गैस ट्रांसमिशन नेटवर्क का लगभग 70% हिस्सा है भारत में इसका, और प्राकृतिक गैस की बिक्री का 50% से अधिक हिस्सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। गेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में ही है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1984 में हुई थी। इसकी स्थापना गेल की 1984 में हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ये, हाल ही में कहाँ पर यूरेनियम के विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं? तो यूरेनियम के कहाँ पर विशाल भंडार प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान का एक जिला है जिसका नाम है सीकर जिले के खंडेला में ये यूरेनियम के भंडार मिले हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं, तो वो आंध्र प्रदेश के तुमरपल्ली में, ये ध्यान रखिएगा। आंध्र प्रदेश के तुरम मैंने लिख दिया, गलत लिख दिया, तुमरपल्ली, आंध्र प्रदेश के तुमरपल्ली में पाया जाता है। और कहाँ पर? दूसरा झारखंड में पाया जाता है, और झारखंड के बाद तीसरा जो है राजस्थान। तो ये क्रम से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आंध्र प्रदेश, झारखंड और राजस्थान, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम दुर्लभ खनिजों में से माना जाता है। ये परमाणु ऊर्जा के लिए काफ़ी उपयोगी होता है, रक्षा उपकरण, फोटोग्राफी, चिकित्सा, इन सभी में क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। इतना क्लियर हो गया होगा। आंध्र प्रदेश और झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन किया जा रहा है। अगर बात करें खनन की, तो आंध्रा और झारखंड के जादूगोड़ा में यूरेनियम का खनन किया जा रहा है। अब यहाँ पर राजस्थान में भी क्या होगा, शीघ्र ही ये खनन का कार्य शुरू हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो भारत में मैंने बता दिया कि आंध्र हो गया आपका, ठीक है, और झारखंड हो गया, और आपका राजस्थान तीसरे नंबर पर हो गया। लेकिन दुनिया की बात करें, विश्व में देखा जाए कि सबसे ज़्यादा यूरेनियम कहाँ पाए जाते हैं, तो विश्व में सबसे ज़्यादा यूरेनियम के भंडार की बात कर रही हूँ, भंडार जो है वो कनाडा में, कजाकिस्तान में और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कनाडा, कजाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सेशन समझ में आया होगा। इस बहुत ही जल्दी आज मैंने बताया ताकि लेक्चर बहुत लंबा ना हो जाए, क्योंकि लोगों को बोरियत फील होने लगती है देखने में। लेकिन यही होती है ना, नॉलेज कभी बोर नहीं हो, नॉलेज को गेन करने में कभी बोर नहीं फील होना चाहिए, जितना मिले उतना अर्जित कर लेना चाहिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। कल के करंट लेक्चर के साथ मिलते हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।